नमस्कार दोस्तों, आज हम RGHS जो स्कीम है उसके बारे में जानेंगे। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो बेसिकली दोस्तों डिजाइन की गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, MLA, ex-MLA, रिटायर्ड कर्मचारी, पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और दोस्तों आज हो चुका है 21 अप्रैल और टोटल यहाँ पर जो RGHS में 86,113 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, MP, MLA, ex-MLA, पेंशनर्स ने यहाँ पर 86,113 ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं। मैं बता दूं राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बजट घोषणा के पॉइंट नंबर 244 में घोषित की थी कि CGS की तर्ज पे RGHS भी लागू यहां पर की जाएगी। तो दोस्तों क्या कुछ है पूरी अपडेट यहां पर जानेंगे। और दोस्तों आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स आ रही है तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को देखिए और स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि RGHS है क्या। RGHS राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के बिंदु संख्या 244 में CGHS की तर्ज पर कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में यहां पर लागू की गई है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर RGHS का लाभार्थी कौन बन सकता है। तो मैं बता दूं राजस्थान राज्य के माननीय मंत्री, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी एवं पेंशनर एवं राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन जो है इस योजना का लाभार्थी यहां पर बन सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि मैं RGHS का लाभार्थी कैसे बन सकता हूं या कैसे बन सकती हूं। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा SSO ID में। SSO ID ओपन करनी है आपकी गवर्नमेंट वाली। इसके बाद में RGHS का यहां पर ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो निर्धारित प्रोसेस है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाइए और उस वीडियो को देखिए और आसानी से वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा RGHS में निम्न प्रक्रिया के आधार पर आप लाभार्थी बन सकते हैं। दो सिचुएशन है, या तो आपके पास जन आधार पहले से उपलब्ध है या जन आधार उपलब्ध नहीं है। अगर जन आधार आपके पास उपलब्ध है तो आप SSO में लॉगिन करेंगे, RGHS एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और जन आधार कार्ड अपनी पंजीयन जो संख्या है वो दर्ज करेंगे। इसके बाद में आप इसकी प्रक्रिया को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास जन आधार नहीं है तो आप SSO पे लॉगिन करेंगे, RGHS एप्लीकेशन पे क्लिक करके पंजीयन नहीं होने के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो आप खुद सबमिट यहां पर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि RGHS का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्टफोन या एंड्रॉइड फोन से भी कर सकता हूं क्या। तो दोस्तों आप चाहे लैपटॉप से करें, फोन से करें, कंप्यूटर से करें या टैबलेट फोन से करें, आप किसी भी एंड्रॉइड फोन से इसका रजिस्ट्रेशन यहां पर कर सकते हैं। RGHS का लाभार्थी बनने के लिए कौन से दस्तावेज आपको चाहिए, मैं बता दूं ज्यादा कुछ भी यहां पर दस्तावेज नहीं चाहिए। सबसे पहले आपका जन आधार कार्ड, इसके अलावा एम्प्लॉय ID या PPO संख्या आपकी होनी अनिवार्य है, तो आप इसका जो योजना का है लाभ आसानी से ले सकते हैं। अब आता है कि फैमिली। RGHS में फैमिली का अर्थ क्या है। फैमिली का अर्थ है कि लाभार्थी का पति या पत्नी तथा सरकारी कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान व माता पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन स्थान पर रहते हैं और जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। तो दोस्तों फैमिली का मतलब है, परिवार का क्या मतलब है। परिवार का मतलब है कि कर्मचारी स्वयं, उसकी पति या उसका पति या उसकी पत्नी, कर्मचारी के 2 आश्रित बच्चे 25 साल तक के, इसके अलावा उसके माता पिता जो उसके साथ रहते हैं और उनकी जो बेसिकली जो आय है वो 6,000 रुपए से कम है। अब RGHS कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी के संबंध से
आदि संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही किया जाए। आरजीएचएस कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और कर्मचारी से संबंध आदि संबंधित सूचना गलत होने पर जन आधार कार्ड में शुद्धिकरण करवाकर आप सही कर सकते हैं। यदि आपने आरजीएचएस में अप्लाई कर दिया और आपको लगता है कि आपका नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो इसमें आरजीएचएस में आपको संशोधन नहीं करवाना। मैं बता दूं, जन आधार कार्ड में आप संशोधन करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली आरजीएचएस कार्ड में भी यहां पर संशोधन हो जाएगा। 8 नंबर पॉइंट है, क्या यह योजना प्रवीक्षाधीन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू है? बिल्कुल, चाहे आप प्रोबेशन में हैं तो भी आप पर यह योजना लागू होगी। इसके अलावा यदि पति पत्नी दोनों की नियुक्ति 1/1/2004 के बाद होने पर आरजीएचएस में लाभ दोनों को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और 1 जनवरी 2004 के बाद के एम्प्लॉइज हैं तो उनको दोनों को यहां पर लाभ मिलेगा। इसके मैं बता दूं, 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त पति पत्नी को एक ही आरजीएचएस कार्ड पर दोनों को पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होंगे। इसके अलावा क्या जुड़वा बच्चों की स्थिति में 2 से अधिक संतान होने पर भी आरजीएचएस का लाभ दे होगा? तो मैं बता दूं, प्रथम प्रसव में यदि 1 से अधिक जीवित संतानें हैं तो उनको पृथक इकाई माना जाएगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है, द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चों की स्थिति में दोनों को ही एक इकाई माना जाएगा। यानी कि इसका दोस्तों समझने का बेसिकली मतलब क्या है, मैं बता दूं, आपके अगर 2 संतान है तो आपको आरजीएचएस का लाभ मिलेगा। लेकिन कोई बंदा है एक्स, उसके एक पहले से संतान है, इसके बाद में 2 जुड़वा बच्चे हो गए उसके, तो दोस्तों बेसिकली वैसे 3 संतान हो गई। लेकिन दोस्तों जुड़वा बच्चों को दोनों को एक ही माना है, तो दोस्तों तीनों बच्चों के लिए आरजीएचएस का लाभ यहां पर दे होगा। आरजीएचएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है? आरजीएचएस जो योजना है वो आईपीडी, डे केयर, मातृत्व चिकित्सा आदि के सुविधा के लिए कैशलेस है। लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं? मैं बता दूं, कर्मचारी और उनके जो आश्रित परिवारजन हैं वो सरकारी अस्पतालों में, राज्य सरकार या विभाग द्वारा लिस्टेड निजी अस्पतालों में इलाज यहां पर करवा सकते हैं। क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज करवाने के दावे पर पुनः ग्रहण दे है क्या? मैं बता दूं, अगर आप लिस्टेड हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाकर अनलिस्टेड या गैर अनुमोदित अस्पतालों में इलाज करवाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सीजीएचएस पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण शामिल होगा, जिसमें निम्न बीमारियां यहां पर शामिल हैं। बीमारियों के नाम यहां पर दिए गए हैं। अगर आप लिस्टेड हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाते हैं, नॉन लिस्टेड हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं और आपके ये जो जिस प्रकार से कैंसर है, लीवर है, बोन मैरो है, एक्सीडेंट है, डिलीवरी है, ट्यूबल प्रेगनेंसी है, इस प्रकार की आपके स्वाइन फ्लू है या डेंगू है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, अगर आप इनका इलाज सरकारी अस्पताल या लिस्टेड अस्पताल में नहीं करवा के अनलिस्टेड अस्पताल में करवाते हैं तो जो सीजीएचएस में दर जो दी गई है उस पर आपका पुनर्भरण यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा क्या कोविड-19 के उपचार को भी इस योजना के इमरजेंसी क्लोज में शामिल किया है? बिल्कुल। मैं बता दूं, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आप कोरोना की चपेट में आ गए और कोरोना संक्रमित हो गए तो भी आप इस योजना में आप इलाज करवा सकते हैं। मैं बता दूं, अगर आपने नॉन लिस्टेड, अगर आपने जो सूचीबद्ध अस्पताल है या सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाकर असूचीबद्ध या नॉन लिस्ट अनलिस्टेड हॉस्पिटल में इलाज करवाया तो आप इसका पुनर्भरण करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर लिस्टेड हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो आपके लिए यह सुविधा मुफ्त रहेगी। अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत किस आधार पर बोर्डिंग और हॉस्पिटल की अस्पताल वास की सुविधा उपलब्ध रहेगी? दोस्तों इसको मैं बता दूं, 3 से यहां पर 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका वेतन श्रृंखला, राज्य अस्पतालों में पात्रता और अधिकृत अस्पतालों में निजी पात्रता। अगर आपकी वेतन श्रृंखला 36,000 रुपए है तो आप सरकारी अस्पतालों में सामान्य वार्ड यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा अधिकृत जो निजी हॉस्पिटल है उसमें जनरल वार्ड आप यहाँ पर काम में ले सकते हैं। अगर आपका वेतन श्रृंखला 36,001 से लेकर 63,000 तक है तो आप सरकारी हॉस्पिटलों में कॉटेज वार्ड और जो अधिकृत निजी हॉस्पिटल है उसमें अर्ध निजी वार्ड काम में ले सकते हैं। अगर 63,001 से या उससे अधिक है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में डिलक्स
और जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो अधिकृत हैं उसमें निजी वार्ड भी आप यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मेरे पास जन आधार कार्ड नहीं है परंतु आधार कार्ड बना हुआ है, क्या मुझे इस योजना का लाभ मिल सकता है क्या? अगर आपका जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, जन आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का यहाँ पर लाभ ले सकते हैं, तो आप सबसे पहले आप जन आधार कार्ड अप्लाई कर दें। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप के नंबर भी आ जाते हैं तो आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन आधार कार्ड बनवाना होगा? नहीं, पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर इस राज्य सरकार ने निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किए हैं। जो लाभार्थी नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं उन्हें जन आधार कार्ड जारी किया जाता है। साथ ही मैं बता दूं, अगर आप अपने परिवार की संख्या उसमें डालते हैं जन आधार कार्ड पोर्टल पे, तो आपका जन आधार कार्ड जो है वो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा ई वॉलेट में प्रतिवर्ष कितने रुपए को आहरण किया जा सकेगा? मैं बता दूं, 1/1/2004 के बाद में कर्मचारियों के ई वॉलेट में प्रति परिवार 5 लाख रुपए रखी है और गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख की सुविधा यहाँ पर रखी है, यानी कि टोटल 10 लाख तक का आप इलाज यहाँ पर करवा सकते हैं। यदि इलाज के उपरांत भी ई वॉलेट में शेष राशि बच जाती है तो क्या अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग में ली जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर आपका बीमा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हो रहा है तो जो 10 लाख की राशि है वो आप इसी फाइनेंशियल ईयर में यूज ले सकते हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर में नए सिरे से स्वास्थ्य परिलाभ यहाँ पर आपको दे होगा। लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अंतर्गत इलाज करवा सकता है? मैं बता दूं, परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार इस योजना में आवश्यकता अनुसार बार बार इलाज करवा सकता है। इसके अलावा क्या योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल है? मैं बता दूं, अगर इस योजना के चालू होने से पूर्व भी आप बीमारियों हेतु इसमें चिकित्सा कवर शामिल है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा 6 माह का है और उसका जन आधार कार्ड में नाम नहीं है, क्या इस योजना का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर योजना के अंतर्गत पात्र परिवार जन आधार कार्ड के वितरण में नाम सम्मिलित नहीं होते भी उस वर्ष के 1 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उसमें इलाज देने का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना में लाभ मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, लेकिन तत्काल जो नवीन वधु है या वधु है उसका नाम जन आधार कार्ड में आपको जुड़वाना होगा। इसके अलावा मेरे परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको उसका नाम जुड़वाना होगा। इसके अलावा आरजीएचएस लाभार्थियों की श्रेणी क्या है? तो दोस्तों आरजीएचएस लाभार्थियों की जो श्रेणी है वो www.rghs.rajasthan.gov.in पे उपलब्ध है। इसके बाद में मैं आपको वो श्रेणियां भी बताऊंगा कि कौन सा कर्मचारी किस श्रेणी में आता है। इसके अलावा आरजीएचएस से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी आपको जो जानकारी चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर 180 162 पे प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। आप अपने फोन से डायल कीजिए 1800-180-6268। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कर्मचारी को श्रेणी किस प्रकार से डिवाइड यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं हम आरजीएचएस के पोर्टल पे हैं। टोटल 86,113 ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है बेसिकली। तो दोस्तों जो आरजीएचएस योजना है वो मेनली किसके लागू होती है? राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर रूल्स 1964, द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली एक्स मेंबर एंड फैमिली पेंशनर रूल्स 2010, राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 2013, राजस्थान स्टेट पेंशनर मेडिकल कंसेशन स्कीम 2014 और राज मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले परिवारों पर यह योजना लागू होती है। इस योजना का विजन यहाँ पर है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग होलिस्टिक सपोर्ट फॉर कंप्लीट हेल्थ केयर, और इसका जो मिशन है स्वस्थ राजस्थान खुशहाल राजस्थान। अब मैं बता दूं, इस स्कीम में आप ओपीडी ट्रीटमेंट, कैशलेस फैसिलिटी फॉर आईपीडी, डे केयर सर्विसेज, इन्वेस्टिगेशन एट गवर्नमेंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, फैमिली वेलफेयर, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में इसमें आप बेनिफिट यहां पर ले सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं, कोविड
कई जो इलाज की भी सुविधा इस योजना में सम्मिलित है। अब बात करते हैं दोस्तों श्रेणियों की। आरजीएचएस में कौन सा कर्मचारी, कौन सा मिनिस्टर किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां पर लगभग टोटल 14 कैटेगरी में यहां पर अलग अलग जो है उनको डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं 1 से लेकर 14 कैटेगरी आरजीएचएस में बनाई गई है। पहली जो कैटेगरी है वो मिनिस्टर पे, जो मिनिस्टर्स हैं उन पे एप्लीकेबल होगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी है वो मेंबर हैं राजस्थान असेंबली के, उन पे लागू है। तीसरी जो कैटेगरी है वो एक्स मेंबर हैं असेंबली के, उन पे एप्लीकेबल है। चौथी कैटेगरी सर्विसिंग एंड रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर जो जज हैं उन पे एप्लीकेबल है। पांचवी कैटेगरी सर्विसिंग एआईएएस ऑफिसर पे एप्लीकेबल है। छठवीं कैटेगरी रिटायर्ड एआईएएस पे एप्लीकेबल है। सातवीं कैटेगरी सर्विसिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंटेड प्रायर 1/1/2004, यानी कि जो सातवीं जो कैटेगरी है वो उन एम्प्लॉइज पे, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पे एप्लीकेबल है जो 1 जनवरी 2004 से पूर्व के अपॉइंट है, यानी कि ओपीएस में आते हैं, उन पे ये एप्लीकेबल है। कैटेगरी 8 उन पेंशनर एंड फैमिली पेंशनर पर एप्लीकेबल है जो आरसीएस रूल्स 1996 के अंतर्गत आते हैं। 9वीं कैटेगरी बेसिकली दोस्तों सबसे जो बड़ी जो कैटेगरी है वो यही है। इसमें उन सरकारी कर्मचारियों पर ये योजना लागू होगी जो 1/1/2004 के बाद यहां पर अपॉइंट हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मेडिकल फैसिलिटी टू द extent of Raj medical policy, that is to say up to the limit of 3 lakh only for indoor patient, यानी कि सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आरजीएचएस कैटेगरी 9 में शामिल है। और आरजीएचएस कैटेगरी 9 में वो सरकारी कर्मचारी आते हैं जो 1/1/4 के बाद अपॉइंट हुए हैं। इसमें कैशलेस आईपीडी, डे केयर, ओपीडी की आप सुविधा 20,000 तक ले सकते हैं। मेडिकल केयर फैसिलिटी एज पर सीजीएचएस रेट्स और अदर रेट्स एज डिसाइडेड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी। ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख पर फैमिली ऑन अ फ्लोटर बेसिस। एडिशनल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इलनेस अप टू 5 लाख पर फैमिली। ट्रेवलिंग अलाउंसेस फॉर जनरली अंडरटेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एज एप्लीकेबल टीए रूल्स और एम्बुलेंस चार्ज भी इसमें शामिल है। कैटेगरी 10 में पेंशनर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कवरिंग अंडर एनपीएस। इसी प्रकार से कैटेगरी 11 में सर्विसिंग एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज इंक्लूडिंग बोर्ड्स कॉरपोरेशन वो शामिल है। कैटेगरी 12 में जो अपॉइंट हुए हैं 1/1/2004 के बाद में वो शामिल है बोर्ड और कॉरपोरेशन के। इसके अलावा आरजीएचएस कैटेगरी 13 में पेंशनर जो ऑटोनोमस बॉडीज बोर्ड और कॉरपोरेशन के हैं और जो 1/1/2004 के पूर्व अपॉइंट हुए थे। कैटेगरी 14 में वो पेंशनर शामिल हैं ऑटोनोमस बॉडी बोर्ड और कॉरपोरेशन के जो अपॉइंट हुए थे 1/1/2004 के बाद। तो दोस्तों यहां पर 1 से लेकर 14 कैटेगरी यहां पर शामिल की गई है आरजीएचएस में। आरजीएचएस कैटेगरी फुल्ली ऑनलाइन और ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें आपको जो आपकी जो डेटा है वो जन आधार के माध्यम से आपका रिट्रीव किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा हॉस्पिटल वाले आपके लिए अप्लाई करेंगे और सिस्टम जो है आपके ट्रीटमेंट को यहां पर अप्रूव करेगा। इसके बाद में आप आरजीएचएस में यहां पर जो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों आरजीएचएस कवरेज फुल्ली ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन यहां पर बनाया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप जो टोल फ्री नंबर है उनके माध्यम से आप अपनी जो समस्या है बता सकते हैं और आप आसानी से इस सेवा का आनंद यहां पर ले सकते हैं। आज दिनांक तक 86,113 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्सएमएलए एमपी इन्होंने यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो देर किस बात की, आप भी आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाएं और योजना का लाभ लें। रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण प्रक्रिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे बताई गई है, तो आप आसानी से देख सकते हैं और इस कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
आपकी समस्या का हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।